गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है। और हमने देखा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम जो सोल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम उसी से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास, ठीक है। तो देखो हमने लास्ट सेक्शन में जैसे पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम मोलिकुलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस वाले जो क्या देखा गया यहाँ पे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मोलिकुलर मास ऑब्जर्व किया गया, जो मोलिकुलर मास जो कैलकुलेट किया गया, वो जो एक्सपेरिमेंटली जो मास कैलकुलेट किया गया उससे क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। यानी कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो सोल्यूट का मास कैलकुलेट किया वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू से क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। जैसे कि NaCl है, इसका मास जब कैलकुलेट किया तो मान लो 1 आ रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब किया गया तो वो 2 आ रहा था, ठीक है। ऐसे Na2SO4 है, इसके लिए मास मान लो कैलकुलेटेड 1 आ रहा है, ऑब्जर्व्ड कितना आ रहा था, इसके लिए 3 आ रहा था, ठीक है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा इसके लिए तो मास क्या रहा था, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए वांट होफ ने एक फैक्टर दिया। उसने क्या बताया कि कई सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद में या तो डिसोशिएट हो जाते हैं या फिर एसोसिएट हो जाते हैं, और उसी वजह से जो ऑब्जर्व मास है वो डिफरेंट आ रहा है फ्रॉम द कैलकुलेटेड मास। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या किया, वेंट होफ ने एक फैक्टर दिया जिसको हम बोलते हैं वेंट होफ फैक्टर, ठीक है। तो एब्नॉर्मल मास का मतलब यहाँ क्या हो गया, द मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेटेड फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज was different from the mass observed by the experiments। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल से जो मास ऑब्जर्व किया गया वो डिफरेंट आ रहा था कैलकुलेटेड से। तो इसके लिए क्या बोला गया कि या तो हो सकता है कि सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा हो या फिर डिसोसिएशन हो रहा हो। उसके लिए वेंट होफ ने करेक्शन के लिए, वेंट होफ नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक फैक्टर दिया जिसको हम बोलते हैं आई फैक्टर, ठीक है। तो देखो ये आई फैक्टर जो होता है ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू जैसे कई केसेस बन सकते हैं, हो सकता है कि डिसोसिएशन हो रहा हो, ठीक है। दूसरा वांट होफ फैक्टर आई किसके इक्वल होता है, MC डिवाइडेड बाई MO। C यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, और O यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, ठीक है। अगला आई किसके इक्वल होता है अपना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, लिख देते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो मान लो हमने पहला केस ले लिया कि डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। कोई भी सोल्यूट है, जैसे हमने उसको सोलवेंट में डिजोल्व किया तो उसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो उस केस में जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे NaCl, इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो ये आयंस में डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। मान लो इनिशियली क्या था, इसका
NaCl का 1 मोल था, ठीक है, जब कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो इसका 0 होगा और इसका 0, यानी कि कोई भी डिसोसिएशन वहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, मान लो 1 में से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। अल्फा क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। तो यहाँ पे अल्फा डिसोशिएट हुए हैं, तो देखो इसके 1 से ये 1 बन रहा है, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। ऐसे देखो इस 1 से Cl कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, तो इसका मतलब अल्फा से Cl भी कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट NaCl के और आयंस के, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर हम क्या मान के चल रहे हैं, 1 मान के चल रहे हैं, तो डिवाइड किससे करेंगे, 1 से। तो यहां से I की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अगर मान लो 100% यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और I यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे मान लो हमने ले लिया Na2SO4 ले लिया, क्या मिलेगा, 2 तो यहाँ पे मिलेंगे Na आयंस और एक यहाँ पे क्या मिलेगा, सल्फेट आयन। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। डिसोसिएशन मान लो इसके अल्फा पार्टिकल डिसोशिएट हो गए, तो देखो 1 से 2 मिल रहा है, तो अल्फा से कितना मिलेगा, 2 अल्फा। ठीक है, ये देखो 1 से 1 मिल रहा है, तो अल्फा से कितना मिलेगा, अल्फा। ठीक है, तो इसके लिए I किसके इक्वल हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर हम कितना मान के चल रहे हैं, 1, तो डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 1 प्लस 2 अल्फा। अगर 100% डिसोसिएशन यहाँ पे हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो I कितना आ गया, 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 3। I की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जितने आयंस हमें मिल रहे हैं उतना ही क्या आ रहा है, I की वैल्यू। जैसे यहाँ पे 3 आयंस मिल रहे हैं तो I की वैल्यू है 3, यहाँ पे 2 आयंस मिल रहे हैं तो I की वैल्यू है 2। अगर मान लो हमने ये ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यहाँ पे हमें कितने आयन मिलेंगे, 2 तो क्या मिलेंगे, एल्यूमिनियम आयंस मिलेंगे, और 3 क्या मिलेंगे, सल्फेट आयंस मिलेंगे। तो टोटल आयन कितने हो गए, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए 5। ठीक है, तो सिंपल देखो हमने यहाँ पे क्या नोट किया कि जैसे ही किसी सॉल्यूट का डिसोसिएशन होगा, तो जो I वैल्यू है, देखो यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, 5 आ रही है, जो I की वैल्यू है वो हमेशा क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1। ये वाला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि वन टॉप फैक्टर की वैल्यू डिसोसिएशन के लिए क्या होगी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। इसमें देखो कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 1, तो डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने देखा था डिसोसिएशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करें अल्फा, तो उसके लिए देखो हम एक कॉमन जनरल एग्जांपल लेते हैं। एक वाला पॉइंट तो हमें ध्यान रखना है, I ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन। दूसरा जैसे डिसोसिएशन का एग्जांपल हमने ले लिया, AN है कोई मॉलिक्यूल, डिसोशिएट होके उसने क्या बना लिए, N आयंस बना लिए, A के पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी। ठीक है, अब देखो इसमें स्टार्टिंग में मान लिया हमने वही इनिशियली कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो इसका 1 मोल है, इसका क्या है 0। कुछ टाइम बाद डिसोसिएशन हो गया, इक्विलिब्रियम पे हम बात करें, इसके अल्फा पार्टिकल डिसोशिएट हो गए, तो 1 में से अल्फा गए तो कितना बच गया, 1 माइनस अल्फा बच गया। ठीक है, अब देखो ये 1 से ये जब 1 है तो ये n बन रहा है, 1 से क्या बन रहा है n, तो अल्फा से क्या बनेगा, n अल्फा बनेगा।
ठीक है, तो ये कितना हो गया n अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम I वैल्यू निकालें तो इसके लिए I किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे क्या है, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं इसको। I क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा हमने कॉमन ले लिया, n माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, I माइनस 1 इक्वल टू क्या बच गया, n माइनस 1 अल्फा। अल्फा निकालेंगे तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में इधर, तो अल्फा क्या हो गया अपना, I माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। क्लियर है। ठीक है, अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में निकालें तो I देखो किसके इक्वल है, यहाँ से mc डिवाइडेड बाई mo। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं I इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन में I किसके इक्वल है, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ठीक है, अगर अल्फा यहाँ पे निकालेंगे तो 1 को उस साइड लेके जाएंगे, क्या बन गया, mc डिवाइडेड बाई mo माइनस 1 और ये n माइनस 1 अल्फा क्या आ गया, mc माइनस mo डिवाइडेड बाई mo। ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे तो n माइनस 1 और ये हो गया अल्फा। तो मोलिकुलर मास के टर्म्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 4, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे क्या हो गया, कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मास मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं एसोसिएशन जब होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो एसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है यहाँ पे और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो एसोसिएशन होगा तो देखो क्या होगा, I की वैल्यू लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, तो देखो जो एसिटिक एसिड होता है या जो बेंजोइक एसिड होता है, उसको जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके एसोसिएट हो जाते हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि दो मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, ये क्या हो गए, एसोसिएट हो गए और ये डाइमर बन गया यहाँ पे COOH और ये ट्वाइस। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में हम इनिशियली 1 मोल मान के चल रहे हैं, इनिशियली मान लो इसका 1 मोल है तो इसका कितना है, 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ टाइम बाद मान लो अल्फा मोल क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, तो कितने बच गए यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 से क्या बन रहा है, 1, 2 से कितने बन रहे हैं, 1, तो 1 से कितना बनेगा, 1/2, अल्फा से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई बाई अल्फा यानी कि अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके लिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, I क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे 100% यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो वही अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो I क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब एसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2।
0.5 यानी कि लेस देन 1, ठीक है। यानी जब भी एसोसिएशन होगा किसी सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, तो उस केस में जो वन टू फैक्टर है आई है, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा लेस देन 1। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जब भी एसोसिएशन होगा किसी सोल्यूट का, तो उसके लिए वन टू फैक्टर जो आई है उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे आई इसकी 1/2, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 3 पार्टिकल्स होते तो क्या आती है अपनी, यहाँ पे α/3 आता। अगर 4 होते तो क्या आता है, α/4 आता, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, सॉरी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मान लो Na पार्टिकल्स हैं, एसोसिएट होके वो An बना रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका 1 था यहाँ पे मोल, इसका 0, फिर कुछ टाइम बाद मान लो अल्फा यहाँ पे एसोसिएट हो गया तो क्या बन गया, 1 - अल्फा। तो ये देखो n से कितना बन रहा है यहाँ पे 1, तो 1 से कितना बनेगा 1/n, और अल्फा से कितना बनेगा मल्टीप्लाई बाई अल्फा, तो ये क्या बन गया α/n, ठीक है। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, I = टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं, 1 - अल्फा प्लस α/n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। हमने कितना माना है 1, क्या करेंगे डिवाइड 1 से, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है क्या, अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमें निकालना है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे अल्फा हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो आई है = 1 प्लस α/n माइनस अल्फा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई किसके इक्वल आ गया 1 प्लस अल्फा हमने कॉमन ले लिया 1/n माइनस 1, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं I = 1 प्लस अल्फा 1 - n डिवाइडेड बाई n, या लिख सकते हैं I 1 को इधर लेके जाएंगे I-1, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई n 1 - n और इक्वल टू अल्फा। ये क्या आ गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, I-1 n 1 - n, ये है अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में यहाँ पे लिखें तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, I की जगह पे, मान लो इस वाली इक्वेशन में हमने I की जगह पे क्या लिख दिया mc डिवाइडेड बाई mo कैलकुलेटेड बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 - n बाई n, 1 को उधर लेके जाएंगे तो -1 हो गया इक्वल टू क्या बन गया mc माइनस mo डिवाइडेड बाई mo इक्वल टू अल्फा 1 - n डिवाइडेड बाई n। अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, mc माइनस mo डिवाइडेड बाई mo मल्टीप्लाई बाई n 1 - n। तो ये आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में, क्लियर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, कोई भी आयनिक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl लिया उसमें 2 आयंस बन रहे हैं तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी 2, Na2SO4 है उसमें 3 आयंस मिल रहे हैं तो आई की वैल्यू क्या होगी 3, एल्यूमिनियम सल्फेट था उसमें 5 आयंस मिल रहे हैं तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्लियर है। अगला हमने यहाँ पे देखा है कि आई की वैल्यू अगर क्वांटम फैक्टर है आई, उसकी वैल्यू एसोसिएशन के लिए हमेशा कितनी आ रही है, वो एसोसिएशन आई की वैल्यू कितनी आ रही है लेस देन 1, ठीक है। डिसोसिएशन जब हो रहा है तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है ग्रेटर देन 1, वो जो कुछ भी नहीं होगा न एसोसिएशन होगा न ही वहां पे डिसोसिएशन होगा, उस केस में वैल्यू कितनी आएगी आई की इक्वल टू 1, क्लियर है।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वान होप ने क्या किया, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने निकाली थी उनके साथ में वान होप फैक्टर को इंसर्ट करवा दिया कि अगर मान लो एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में सही वैल्यू निकालने के लिए एक आई फैक्टर इंसर्ट करवा दिया। ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या थी, ये इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो आई से। ऐसे ही ये किसके इक्वल हो गया, आई के बी एम, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई मल्टीप्लाई बाई के एफ एम, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई किसके इक्वल हो गया, आई सी आर टी। ये कोई भी आयनिक कंपाउंड है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में हमने आई फैक्टर यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, जिसको हम बोलते हैं वान होप फैक्टर। और आई की वैल्यू आयनिक के लिए हम कैसे निकालते हैं और जो एसोसिएट होते हैं उसके लिए कैसे निकालते हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है। अगला देखो, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने से, जैसे बोल दिया 0.1 मोलर सॉल्यूशन है किसका, NaCl का। 0.1 मोलर सॉल्यूशन है Na2SO4 का, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है शुगर का। ठीक है। सेम टेम्परेचर पे इनको इनकी ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग, या सीधा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर देख लो। ऑस्मोटिक प्रेशर में देखो क्या हो जाएगा, हमने अभी देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी। अब कंसंट्रेशन सबकी सेम है, आर की वैल्यू सबकी सेम है, टेम्परेचर सबका सेम है, तो वहाँ पे हमें क्या फैक्टर देखना पड़ेगा, क्या वहाँ पे कोई आई फैक्टर है क्या, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। ठीक है। तो देखो ये अपना NaCl है, NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, 2 आयंस हैं यहाँ पे। ऐसे ही Na2SO4 है, इसके लिए कितनी है आयंस, कितने 3 आयंस है, आई की वैल्यू 3 है। लेकिन जो शुगर है वो डिसोशिएट नहीं होगा, उसके लिए आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो जितना ज़्यादा आई होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सबसे कम किसका हो गया, शुगर सॉल्यूशन का, उससे ज़्यादा किसका हो गया, NaCl का, और उससे ज़्यादा किसका हो गया, Na2SO4 का। क्लियर। अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करवाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आई के इनवर्स होता है। आई वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ठीक है। तो इसका यहाँ पे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट फिर किसका हो जाएगा, Na2SO4 का, फिर NaCl का, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, शुगर का। यानी कि आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ आयंस उतने ही ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे वेपर प्रेशर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा और इसका सबसे कम। क्लियर है। ठीक है। तो इस तरह से अपना यहाँ पे चैप्टर हो गया एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए अलग से वीडियो यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर है सबको, ठीक है, थैंक यू।